लास्ट लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, कोई क्वेरी है लास्ट लेक्चर से? तो नया जो हम लोग का यूनिट है वो था आपका पॉलीमर। और पॉलीमर में कल हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर सर एक क्या बार होता है। एडिशन और कंडेंसेशन बता दीजिएगा, फिर से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, एडिशन कोई कंफ्यूजन नहीं है। एडिशन में क्या होगा, ऐड होना है। ऐड होने पर मान लीजिए दो मोनोमर हैं, वो ऐड हो रहे हैं, ऐड होकर तो पॉलीमर सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है ना। बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है एडिशन के केस में। और कंडेंसेशन के केस में क्या है, बाई प्रोडक्ट में वाटर या HCl जो है ये रिमूव होते हैं। अगर वाटर और HCl रिमूव हो रहा है रिएक्शन में तो वो आपका होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यस सर। ठीक। हाँ, तो एडिशन में अगर भी मोनोमर होते हैं वो अधिकतर जो है वो डबल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर होते हैं। यही मोनोमर आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है। लेकिन जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन किसके बीच में होगा, दो मॉइटी के बीच में होगा कंडेंसेशन। कंडेंस होकर ये पॉलीमर सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो है वो आपके बाई प्रोडक्ट जैसे HCl और H2O जो है वो रिमूव होते हैं। यानी किसी किसी में HCl रिमूव होगा, किसी किसी में H2O रिमूव होगा। ठीक, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का मोनोमर लिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है क्लास। सर हाँ सर ब्लॉक पॉलीमर और को पॉलीमर में क्या अंतर है सर? देखिए, ब्लॉक को पॉलीमर ही जो है, ब्लॉक पॉलीमर जो है वो को पॉलीमर ही है ना। लेकिन जो ब्लॉक पॉलीमर होता है, मान लीजिए आपके पास दो चेन हैं, एक चेन जो है वो डिफरेंट मोनोमर्स की हैं और दूसरी चेन जो है वो डिफरेंट मोनोमर्स की हैं। तो ये दोनों चेन जब आपस में कंबाइन करते हैं तब घर का अंदरवा रहे इनको पहाड़वा दुआरो बतुआत रहे ना, जैसे को अपने दुआरो बतुआ। हाँ भाई सजाओ म्यूट कर लो खुद को, भाई क्लास में हो तुम, म्यूट कर लो भाई। यस सर, कंटिन्यू। हाँ, देखिए क्लास, जो ब्लॉक पॉलीमर है तो ये कोपॉलीमर ही है। तो इसमें होता क्या है कि एक टाइप के मोनोमेरिक चेन जो है वो दूसरे टाइप के मोनोमेरिक चेन से जब कंबाइन होते हैं तो ब्लॉक कोपॉलीमर फॉर्म होता है। जैसे स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, इसी वजह से आपको स्ट्रक्चर बताया है कि अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होगा कि एक टाइप के मोनोमेरिक चेन जो है वो दूसरे टाइप के मोनोमेरिक चेन से अगर कंबाइन करते हैं तो आपका ब्लॉक कोपॉलीमर बनता है। लेकिन ग्राफ कोपॉलीमर में क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो मेन चेन होगा यानी कार्बन बैकबोन होगा वो सेम मोनोमर के होंगे, लेकिन जो उनसे ब्रांचिंग होगी वो डिफरेंट मोनोमर्स के होंगे। तो अगर ब्रांचिंग जो है वो डिफरेंट मोनोमर से हो, जो मेन चेन है या कार्बन बैकबोन है वो डिफरेंट चेन से है, अगर इस टाइप का कहीं अरेंजमेंट मिलता है आपको तो होगा आपका ग्राफ्ट कोपॉलीमर। अब आते हैं क्लास ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर पॉलीमर इज डिवाइडेड इनटू थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में? देखिए क्लास, होता क्या है, एक लाइन में दोनों को समझा दें अगर, तो देखिए जो थर्मोप्लास्टिक है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हैं यानी मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका थर्मोसेटिंग है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वो जैसे ही आप उसे हीट करेंगे वो रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो अब कोई भी हार्ड सब्सटेंस है उससे आप कोई भी नया प्रोडक्ट आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, भले उससे आप रिसाइकिल कर लें। जो भी आपका पॉलीमर है या मोनोमर है उससे आप रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। थर्मोसेटिंग, इसी का मतलब है, सेटिंग का मतलब है कि एक बार सेट हो गया, और जब एक बार सेट हो गया तो उसे दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक है ये मेनली सिंथेसाइज होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से। कुछ कंडेंसेशन से भी फॉर्म होते हैं, लेकिन अधिकतर जो है
थर्मोप्लास्टिक जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं, जबकि जो कंडेंसेशन है ये हमेशा जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं। ठीक है क्लास, तभी आपको इसका जो एग्जांपल है थर्मोसेटिंग का वो है बेकेलाइट। और जब आप बेकेलाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेकेलाइट जो है वो क्रॉस पॉलीमर है, या फिर आप कहेंगे उसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसे ब्रांचिंग की वजह से या क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो जितने भी क्रॉस लिंक पॉलीमर हैं, जितने सारे के सारे क्रॉस लिंक पॉलीमर जो हैं वो आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं या प्लास्टिक होते हैं। ठीक है क्लास, तो थर्मोप्लास्टिक क्या है कि जैसे आप इसे हीट करेंगे ये सॉफ्ट हो जाएगा, और जब ये सॉफ्ट होगा तो आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इसको रीशेप कर सकते हैं। लेकिन जो आपका थर्मोसेटिंग है, जब जैसे इसे आप हार्ड करेंगे तो ये जैसे इसे आप हीट करेंगे वैसे ये हार्ड हो जाएंगे। तो हार्ड होने से क्या होगा कि आप इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं या रीशेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर। थर्मल बिहेवियर के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है थर्मोप्लास्टिक को और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट स्ट्रक्चर। On the basis of ultimate structure, polymer classified into elastomer, fiber and plastics. तो इलास्टोमर क्या होंगे, जितने भी आपके रबर हैं वो सारे के सारे आपके इलास्टोमर्स होंगे। तो इलास्टोमर होगा क्या कि जब आप इलास्टोमर पर फोर्स लगाएंगे, उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स रिलीज करेंगे तो वापस से वो अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टोमर की है, इलास्टिसिटी इसमें बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है क्लास। तो इसके जो एग्जांपल होंगे, जितने भी रबर हैं वो सारे के सारे आपके इलास्टोमर होंगे, जैसे ब्यूनो एस है, ब्यूनो एन है, नियोप्रीन है, ब्यूटाइल रबर है, ये सारे के सारे आपके इलास्टोमर्स होंगे। ठीक है क्लास। उसके बाद आता है फाइबर। फाइबर क्या है, फाइबर और इलास्टोमर में क्या डिफरेंस है? जैसे भी आपने समझा कि इलास्टोमर जो है उसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि उसमें इलास्टिक नेचर होता है, लेकिन जो फाइबर होते हैं इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। क्यों नहीं इजीली ब्रेक होते हैं? जैसे इसके एग्जांपल जो है वो नायलॉन है, नायलॉन की जो रस्सी है वो इजीली ब्रेक नहीं होती है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ या अब्रेशन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इजीली वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये इसमें खास बात होती है फाइबर्स में कि फाइबर्स में जो पॉलीमर हैं वो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ रही है फाइबर में वो आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है क्लास। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो फाइबर जो है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अब्रेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक, इसी वजह से ये जो है वो इलास्टोमर से अलग है। जबकि इलास्टोमर में क्या है, उसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी यानी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे ही आप फोर्स रिलीज करेंगे तो वो वापस से अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है क्लास। इसके बाद है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक के केस में होता क्या है कि प्लास्टिक को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना सॉफ्ट नेचर का होता है प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है सॉरी थर्मोसेटिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ, थर्मोप्लास्टिक की बात हो रही है। तो प्लास्टिक जो है उन्हें आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है क्लास, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट स्ट्रक्चर, इलास्टोमर, फाइबर एंड प्लास्टिक। हाँ क्लास बताइए। सर ये पूछा हूँ कि सर किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि क्या मेटल एटम्स के बीच में कुछ ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है या वीक फोर्स होता है सर? नहीं, जो इसकी वजह से वो खिंच जाता है। देखिए फाइबर के केस में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है किसके वजह से आ रही है, उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अगर आप इन्हें स्ट्रेच करते हैं तो इजिली ये ब्रेक नहीं होंगे।
वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जितना आप इसे स्ट्रेच करें ये ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रांग होते हैं। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो जैसे नायलॉन की रस्सियां जो कहते हैं आपकी बहुत मजबूत होती हैं, है ना। जो माउंटेनियरिंग रोप होता है ना, जैसे पर्वतारोही जो है वो माउंटेन पर जैसे चढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर नायलॉन की रस्सियां ही यूज की जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होता है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही इसका ज्यादा होता है। ठीक है क्लास, ये था Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये आपको पहले डिस्कस किया जा चुका है कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ये एडिशन भी हो सकती है, यानी इसमें मोनोमर जो है आपस में ऐड होते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो फर्दर क्लासिफाई किया गया फ्री रेडिकल में। अगर कोई रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल से इनिशिएट हो रही है तो वो आपका होगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि आप इसमें एसिड कंपोनेंट जो है, एसिड कैटेलिस्ट जो है वो आप यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। एनायनिक में क्या होगा कि आप इसमें बेस यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, यानी एनायनिक पॉलीमराइजेशन में जो बेस है वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में जो आपके एसिड हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जो फ्री रेडिकल हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी जब ट्यूटोरियल में मुझे बताना होगा तो मैं आपको ट्यूटोरियल में बता दूंगा, है ना। क्योंकि रिएक्शन पार्ट आप में ज़्यादा नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, केवल आपका सिंथेसिस है और उसका एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये भी आपको बताया जा चुका है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर जो फॉर्म होता है वो 2 डिफरेंट मोनोमर से फॉर्म होते हैं, और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका वाटर, एचसीएल या अमोनिया जो है वो रिलीज होते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन का वो है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है ये नया टॉपिक है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आप इंटर में भी पढ़ा होगा आपने। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो है इसमें हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और इस कैटलिस्ट में जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो है आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है ये जो कंपोजिशन है उसे हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जिगलर नाटा कैटलिस्ट के रिगार्डिंग ये है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट से हमेशा आप लीनियर पॉलीमर ही सिंथेसाइज कर पाते हैं, यानी जिगलर नाटा कैटलिस्ट से लीनियर पॉलीमर की सिंथेसिस होती है। पॉलीमर जो है वो लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो लेकिन जो भी लीनियर पॉलीमर हैं वो जो हैं वो अधिकतर जो हैं आपके जिगलर नाटा कैटलिस्ट से ही सिंथेसाइज होते हैं। यानी अगर ये कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं तो इससे हमेशा लीनियर पॉलीमर ही फॉर्म होगा। आपने इंटर में पढ़ा होगा हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो जो आपका हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट से ही सिंथेसाइज किया जाता है, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो तभी फॉर्म होते हैं जब आपका लीनियर पॉलीमर सिंथेसाइज हो। तो लीनियर पॉलीमर सिंथेसाइज होगा तो उसमें क्लोज पैकिंग होगी, और क्लोज पैकिंग होने की वजह से ये हाई डेंसिटी के होते हैं, इंक्रीज कर जाती है। सर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट से ही सिंथेसाइज होते हैं। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जाता है कि राइट द फार्मूला ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना। सर जिगलर नाटा ओलेफिन्स में भी तो ओलेफिन्स को बनाने में भी तो यूज किए जाते हैं सर। वही नहीं, ओलेफिन्स क्या हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सर हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड होते हैं जिसमें तो सर। अगर डबल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये हमेशा जो है वो लीनियर पॉलीमर ही सिंथेसाइज करते हैं। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है उनसे जो पॉलीमर सिंथेसाइज होते हैं वो लीनियर पॉलीमर सिंथेसाइज होते हैं, और लीनियर पॉलीमर में भी हाई डेंसिटी पॉलीमर सिंथेसाइज होते हैं। हाई डेंसिटी जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो लीनियर होंगे, तो क्या होगा
लीनियर होंगे तो उसमें जो पैकिंग होगी क्रॉस पैकिंग होगी, इस वजह से उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो बस यही 2-3 पॉइंट हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक? अब आते हैं क्लास सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर में सबसे पहला जो सिंथेसिस पढ़ेंगे हम लोग वो होगा इलास्टोमर, यानी जितने भी रबर होंगे वो आप इस कैटेगरी में उसे सिंथेसाइज करेंगे और उनका एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक, तो अधिकतर जो सिंथेसिस का पार्ट है क्लास, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन जो है वो स्पेसिफिक होंगे, तो इस वजह से आपको इन्हें याद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका रबर है, इलास्टोमर है, वो है आपका ब्यूना एन। ठीक, तो ब्यूना का मतलब क्या है? ब्यूटाडाइन। अगर एग्जाम में आपको ये नहीं याद आ रहा है कि ब्यूना एन में कौन कौन से मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, उसके नॉमेनक्लेचर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ब्यूना का मतलब है ब्यूटाडाइन और एन का मतलब है नाइट्राइल। यानी यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं मोनोमर, वो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो ब्यूना एन जो है वो फॉर्म होता है ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के प्रेजेंस में, यानी ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका ब्यूना एन फॉर्म होगा। ठीक है क्लास? तो ब्यूना एन जो है उससे आपका वो जो सिंथेसाइज होता है वो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज लो स्वेलिंग और लो मॉइस्चर कंटेनिंग पॉलीमर होता है, यानी ये इजीली स्वेल नहीं होते हैं, यानी मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मॉइस्चर रेजिस्टेंस कहिए एक तरीके से आप इसे, है? या फिर आप किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब इसे ऐड करते हैं, पोर करते हैं इस टाइप के पॉलीमर को, तो ये पॉलीमर जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करके स्वेल नहीं होते हैं। इसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो है वो काफी कम होती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, यानी जब आप इन्हें स्ट्रेच करेंगे ये इजीली ये ब्रेक नहीं होते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इनका हाई होता है। गुड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अगेंस्ट द सॉल्वेंट, है ना? नीचे देखिए लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस टू ऑयल, एसिड एंड डिफरेंट सॉल्वेंट। यानी जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है दोनों एक ही जैसे हैं कि रेजिस्टेंस होंगे एसिड, ऑयल और सॉल्वेंट के अगेंस्ट, इसका मतलब है उसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो इजीली स्वेल नहीं होंगे। तो ये जो ब्यूना एन है उसको आप अगर एसिड में या ऑयल में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, टॉलुइन है, इसमें जब आप ऐड करते हैं तो ये उनसे रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है क्लास? एप्लीकेशन क्या है? यूज इन मेकिंग ऑयल सील, यानी आपने ऑयल सील से क्या समझ रहे हैं आप? ऑयल सील क्या है? कभी देखा है आपने इसे ऑयल सील को क्लास? सर वो जो एल्युमिनियम वाली कोटिंग। हाँ, नहीं, देखिए जब आप कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं, है ना, जो कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है उसमें देखिए एक प्लास्टिक का एक स्टैंप लगता है, रेड कलर का ना सर? वो रेड कलर का सर। रबर का एक स्टैंप लगता है, रेड कलर का होता है, देखा होगा, है ना? तो जो रबर स्टैंप है वो जो है वो ब्यूना एन से ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होजेस एंड टैंक लाइनिंग। होजेस क्या है क्लास? जो आपके वाटर पाइप होते हैं या गमले में जिससे आप पानी डालते हैं, जो बकेट होता है वो आपका, उसे हम लोग होजेस कहते हैं। यानी आपके इसमें पाइप भी आ जाएंगे और वो बकेट जिससे आप पानी ऐड करते हैं वो सब जो है वो होजेस की कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट है इसमें टैंक लाइनिंग। टैंक लाइनिंग में जो का मतलब क्या है कि जो वाटर का टैंक होता है उसमें जो इनर वॉल होता है, उस इनर वॉल पर
ब्यूना एन की एक लेयर लगाई जाती है। आप जानते हैं कि जो वाटर है वो उनसे रिएक्ट नहीं कर पाता है और उसकी जो टैंक जो है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें करोजन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो टैंक के इनर वॉल में इसका यूज़ किया जाता है और होजेस के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड एज ए एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 कंपोनेंट हैं आपके पास और उन दोनों कंपोनेंट को जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग ब्यूना एन का यूज़ करते हैं जोड़ने फेविकॉल के सर? लिए। नहीं, फेविकोल तो आपका उसमें आएगा, बेकेलाइट और फिनॉल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये दोनों जो हैं वो अधिकतर आपके उसमें फेविकोल में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है वो ब्यूना एन की है। इसको फेविकोल में यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन 2 कंपोनेंट को जोड़ने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग रोलर्स। जितने भी प्रिंटिंग रोलर, प्रिंटिंग प्रेस हैं, उसमें ब्यूना एन का यूज़ किया जाता है। जो रोलर्स बने होते हैं वो ब्यूना एन के ही बने होते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ब्यूना एन जो है वो ऑयल रेजिस्टेंस, एसिड रेजिस्टेंस और सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस में डिफरेंट केमिकल्स आप यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर रिएक्ट कर लेते तो सारे के सारे जो केमिकल है या पेंट यूज़ कर रहे हैं आप, वो सारे के सारे पेंट जो हैं वो रोलर पर ही चिपक जाते हैं। लेकिन जब उनसे रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से हम इसका यूज़ जो है ब्यूना एन का वो प्रिंटिंग रोलर्स के फॉर्मेशन में भी करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है? ऑयल सील के फॉर्मेशन में, होजेस और टैंक लाइनिंग के फॉर्मेशन में, एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इनका यूज हम एज एडहेसिव रेजेंट के फॉर्म में भी करते हैं और प्रिंटिंग रोलर जो है उनके फॉर्म में हम इनका यूज करते हैं। तो ये था आपका ब्यूना एन जो सिंथेसाइज हो रहा था ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से। नाम से ही आप समझ जाएंगे, ब्यूना एन ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल, यानी यहाँ पर जो यूज किया गया है वो एक्राइलोनाइट्राइल यूज किया गया है। नेक्स्ट है क्लास ब्यूना एस। तो ब्यूना एस का मतलब क्या है? ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब क्या है? स्टायरीन। नाम से ही मालूम चल जा रहा है कि इसमें जो मोनोमर लिए गए हैं वो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन लिए गए हैं। तो अगर ब्यूटाडाइन और स्टायरीन लिया गया है तो उससे जो पॉलीमर सिंथेसाइज होगा वो होगा आपका ब्यूना एस। ठीक है क्लास? अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो मैं आपको ट्यूटोरियल में मैकेनिज्म भी बता दूंगा कि कैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो ये दोनों जो हैं वो आपके जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही ये दोनों ऐड होते हैं। क्योंकि ये दोनों जब ऐड होते हैं तो इससे देखिए कोई भी बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इनका जो मैकेनिज्म होगा वो बेस्ड होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन पे। तो ब्यूना एस जो है वो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से फॉर्म होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? अब्रेशन रेजिस्टेंस। अब्रेशन क्या होता है क्लास? डैमेज। हाँ, इजीली ये डैमेज नहीं होंगे या फिर इसमें कोई भी करोजन नहीं होगा या फिर कोई फ्रिक्शन लेस होंगे, यानी फ्रिक्शन से इसमें कोई वियर एंड टियर रेजिस्टेंस जो है वो वियर एंड टियर प्रॉपर्टी जो है वो इनकी ज़्यादा होती है। इसी वजह से अब्रेशन की वजह से ना तो इसमें वियर एंड टियर होगा, ना भी कोई इसमें डिसऑर्डर आएगा अगर आप इसे कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें गुड अब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। लोड बियरिंग कैपेसिटी, आप कितना भी इस पर लोड अप्लाई करेंगे इनका स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन रहेगा। और देखिए आपने ब्यूना एन के में पढ़ा था कि ब्यूना एन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी इसमें उसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन जो ब्यूना एस है ये अगर आप इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पोर करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऑब्जर्व करके स्वेल हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज स्वेल इन ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लाइक नेचुरल रबर, है ना। तो इसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के वजह से ये स्वेल हो जाता है। क्लास बार-बार आपको ये जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी है इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ब्यूना एस।
ऑटो टायर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो टायर्स, जो आदर्श भाई माइक ऑफ करो टायर आप। का जो इनर वॉल होता है या ट्यूब जो है, ट्यूब एंड टायर्स जो हैं वो आपके ब्यूना एन से सिंथेसाइज होते हैं, ब्यूना एस से सिंथेसाइज होते हैं। यानी ब्यूना एस का यूज जो है वो टायर के फॉर्मेशन में किया जाता है। फ्लोर टाइल्स जो हैं इसका यूज जो है वो टाइल्स के फॉर्मेशन में, फुटवेयर कंपोनेंट्स यानी जितने भी फुटवेयर कंपोनेंट हैं उसमें भी ब्यूना एस, क्योंकि ये रबर है तो रबर का यूज जो है वो फुटवेयर कंपोनेंट में किया जाता है। केबल इंसुलेशन, आप जानते हैं कि जितने भी रबर होते हैं इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी नहीं, मतलब ये करंट जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से इनका यूज हम इंसुलेशन में भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका बबल गम, यानी जो च्युइंगम आप खाते हैं उसमें जो रबर यूज किया जाता है वो आपका ब्यूना एस होता है। यानी बबल गम में आपका जो कुछ तो इसमें आपके सैक्रिन होते हैं, जो मिठास होती है वो सैक्रिन की वजह से होती है, या जो भी उसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज कंपोनेंट होते हैं उनके वजह से होती है। बाकी जो भी कंपोनेंट है वो आपका ब्यूना एस होता है। ठीक, सर हाँ बबल गम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखिए वो खाइए, लेकिन जो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो है अगर आप इसे सर हम घोट गए थे एक बार। हाँ हाँ, लेकिन वो एज इट इज बाहर आ गया होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, है ना। बॉडी में जो केमिकल है वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये स्वेल तो हो जाएंगे क्योंकि आपका जो स्टमक है उसमें जो एसिड होता है वो यानी जो पीएच होता है उसका रेंज गैस्ट्रिक जो है एसिड होता है ना सर, HCl। 1.5 टू 6 हाइड्रोक्लोरिक। के आसपास होता है। तो उस पीएच में भी ये जो है वो मेल्ट नहीं होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये एज इट इज ये रिमूव हो जाएंगे आपके बॉडी से। ठीक, तो इनहेल कर लिया है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि कभी कभी ये स्टमक या इंटेस्टाइन में जाकर ये चिपक जाते हैं, इस वजह से इसे खाना तो चाहिए लेकिन जितना ये आप यूटिलाइज कर रहे हैं बस उतना ही। तो ब्यूना एस जो है उसका यूज ऑटो टायर, फुटवेयर कंपोनेंट, इंसुलेशन और बबल गम। तो देखिए कई एप्लीकेशन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रबर्स जो हैं उसमें सेम रहेंगे, तो जो कॉमन है वो आप उन्हें याद कर सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। कॉमन एप्लीकेशन उसे आप पढ़ लेंगे तो आप ये कॉमन एप्लीकेशन को किसी भी रबर में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो किसी किसी में थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे ब्यूना एस के केस में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये स्वेल कर जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो ब्यूना एन है वो स्वेल नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उनसे इनकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहती है, रेजिस्ट करते हैं उसे। तो कुछ हैं आप कंपेयर करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको, लेकिन फिर भी इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैं तो समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है उसमें जो मोनोमर हम यूज करते हैं वो होता है आपका क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन जो है वो जो आपका नेचुरल रबर है वो किसका फॉर्म होता है, किससे बना होता है, उसमें जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। ठीक, यानी यहाँ पर क्लोरोप्रीन में जहाँ पर Cl लगा हुआ है, आइसोप्रीन के केस में वहां पर CH3 होता है। तो जितने भी आपके नेचुरल रबर हैं वो नेचुरल रबर जो हैं वो आइसोप्रीन से ही फॉर्म होते हैं, यानी उसमें जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है, बस Cl के जगह वहां पर CH3 हो जाता है। लेकिन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नियोप्रीन, तो नियोप्रीन के केस में क्या है कि नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है। क्लोरोप्रीन जो है वो थ्रू एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन वो फॉर्म होते हैं। ठीक है क्लास, तो एग्जाम में बस आपको मेन जो है वो रिएक्शन भी है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट जो है दूसरे का रिएक्शन दूसरे में, दूसरे का रिएक्शन तीसरे में ऐड कर देते हैं।
तो बहुत ही सिंपल है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन लगभग सेम वो आ रहा है। तो प्रीन प्रीन दोनों में लगे हुए हैं, तो आप इजिली उसको आप याद कर सकते हैं कि नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। लेकिन उसके साथ साथ आपको फार्मूला भी मालूम होना चाहिए कि क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। जितना भी पॉलीमर है उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, केमिकल स्ट्रक्चर, तभी आप सिंथेसाइज कर पाएंगे, वरना नहीं। अब इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस टू ऑयल, एसिड एंड सॉल्वेंट। अब देखिए ब्यूना एन और नियोप्रीन दोनों का देखिए लगभग एक ही जैसा है प्रॉपर्टी, है ना। ब्यूना एन के केस में भी क्या था कि वो भी रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है अगेंस्ट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें भी ये भी रेजिस्टेंट करते हैं अगेंस्ट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इनका। नेक्स्ट है डू नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है क्लास, कि जैसे कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाते हैं, करोड हो जाते हैं। और ये करोजन किस वजह से या डिग्रेडेशन क्यों होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में? अगर किसी भी पॉलीमर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक, तो उसमें एरियल ऑक्सीडेशन होता है। और एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड पर आके रिएक्ट कर लेता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कम है किसी भी पॉलीमर में, तो उसमें डिग्रेडेशन या फिर एरियल ऑक्सीडेशन जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है क्लास। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है, डू नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन। इतना याद रखिएगा, जितने भी पॉलीमर हैं अगर उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो डिग्रेड हो जाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन में देखिए इंसुलेटर, रबर है तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी होगी इनकी। तो ये जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो आप सब में लिख सकते हैं, जितने भी रबर हैं उसमें सब में आप इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रबर जो है वो एज ए इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कन्वेयर बेल्ट। जितने भी इंडस्ट्री हैं उसमें देखिए इंडस्ट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है तो कन्वेयर बेल्ट पर ही रख के हम लोग से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करते हैं। तो यानी जो कन्वेयर बेल्ट जो होता है वह भी आपका रबर ही होता है और वो बना होता है आपका नियोप्रीन से। और इसका भी यूज हम प्रिंटिंग रोलर्स में करते हैं। वही मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्यों प्रिंटिंग रोलर्स में यूज करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसिड एंड ऑयल। और वही चीज जो था आपका ब्यूना एन में भी था, क्योंकि उसका भी यूज आप प्रिंटिंग रोलर्स में कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो भी रेजिस्टेंट थे ऑयल, एसिड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है क्लास। और नेक्स्ट है इनका, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ होजेस, शू हिल। जो आपके शूज में जो हिल्स लगे होते हैं वो जो हैं वो आपके, यानी जो नीचे रबर लगा होता है वो भी आपका नियोप्रीन होता है। और दरवाजे में जो स्टॉपर लगे होते हैं, स्टॉपर जो होते हैं वो भी आपके नियोप्रीन के से फॉर्म होते हैं। ये था क्लास आपका सिंथेसिस ऑफ इलास्टोमर। इसमें एक और रह गया है, टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकता है क्लास। सर हाँ सर हाँ हेलो हाँ बताइए। सर, डिग्रेडेशन वाला फिर से बता दीजिए। देखिए डिग्रेडेशन क्यों होगा, डिग्रेडेशन का मतलब है एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल का मतलब क्या है, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड पर रिएक्ट कर जाते हैं। तो जैसे ही वो डबल बॉन्ड पर रिएक्ट करेगा वो रबर की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देगा। इस वजह से
एरिया ऑक्सीडेशन, अगर डबल बॉन्ड कम है तो ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ही कम होगा, यानी डिग्रेडेशन कम होगा, और डबल बॉन्ड